Hello students, in this video we will learn the fifth sum of exercise 1.3. ये फिफ्थ सम थोड़ा सा हटके, कैसे हटके कि हमने जो कॉम्पोजिट फंक्शन की डेफिनेशन समझी थी वो दो फंक्शन के लिए समझी थी, एफओजी और जीओएफ. ठीक है, तो दो फंक्शन भी इफ टू फंक्शंस आर गिवन then we can find composition of two function as FOG or GOF. But यहाँ पे क्या पूछा गया है? It is asked to find FOF when F from R minus minus 1 to R minus minus 1. मतलब उसका फंक्शन f का डोमेन और कोडोमेन सेम है और वो क्या है r माइनस माइनस 1. ठीक है, ये इसलिए दिया गया है यहाँ पे r माइनस माइनस 1 जो डोमेन में से माइनस 1 नहीं लेते. अगर हम माइनस 1 लेते हैं तो यहाँ माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, विच इज नॉट डिफाइंड. इसका फंक्शन डिफाइंड होने के लिए ये डोमेन डिटरमाइंड है. अब हमें क्या करना है? एफ और एफ फाइंड करना है. तो एक ही फंक्शन है, उसका ही कॉम्पोजिशन लेना है वो एक ही फंक्शन के साथ. मतलब यहाँ पे एफ है तो एफ का कॉम्पोजिशन लेना है एफ के साथ. तो एफ ओ एफ होगा. तो एफ ओ एफ हमें चेक करना पड़ेगा. कैसे चेक करेंगे कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? तो हमें याद है कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ composite function we have to check that condition, which condition that range of one function should be subset of second function. but यहाँ पर तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एक ही फंक्शन है f. तो हमें ये चेक करना होगा कि रेंज ऑफ f should be subset of domain of f. तो ये हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों ही डोमेन कोडोमेन इक्वल ही है. तो इसका जो रेंज आएगा वो r माइनस माइनस 1 होगा. आप चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो f of x इज इक्वल टू y लेके आप रेंज फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है तो हम डायरेक्टली ये फाइंड करेंगे. तो पहले ये डिसाइड करेंगे कि f of x जो फंक्शन है उसका डोमेन और कोडोमेन क्या होगा. तो हम जानते हैं कि फर्स्ट फंक्शन जो होता है, फर्स्ट फंक्शन ये f है. तो ये फर्स्ट फंक्शन है, उसका फर्स्ट फंक्शन का डोमेन आता है. तो ये जो है डोमेन वो f और f का डोमेन होगा. और जो सेकंड फंक्शन है वो यहाँ पे f है. तो f का क्या आता है? कोडोमेन. तो यहाँ पे ये कोडोमेन है वो यहाँ पे आएगा एज ए कोडोमेन ऑफ f और f. ठीक है, तो ये मिल गया. f और f क्या हुआ? कॉम्पोजिशन फंक्शन ऑफ f एंड f. r माइनस माइनस 1 to r माइनस माइनस 1 ये हो गया. अब हमें ये फाइंड करना है f और f. तो सिंपली जो भी डेफिनेशन है उसके हिसाब से हम फाइंड करेंगे. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, if you want to find f of g of x, then for g of f of x, what will you do? You will take g of f of x, right? So I will take here same f of x. तो ये o निकल जाएगा, f of x into bracket we can write it as definition. f of x is equal to f of, now put the formula of given function f of x 1 minus x upon 1 plus x दिया. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिखा. अब ये तो बहुत ही बड़ी टर्म है तो सिंप्लीफिकेशन में आसानी रहे इसीलिए मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि 1 minus x upon 1 plus x is equal to n. Let us assume and put it here. A f of m, c f of m. अब f of x की फॉर्मूला 1 minus x upon 1 plus x है. तो f of m की क्या होगी? जहाँ जहाँ पर आप x देखते हैं
वहां पर आपको m रिप्लेस करना है। तो x को रिप्लेस करेंगे m से, तो m यहाँ पे रिप्लेस होता है तो 1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m होता है। ठीक है, तो ये तो हमने एज्यूम किया था फॉर इजीनेस ऑफ कैलकुलेशन। तो अब इसको रिप्लेस करेंगे, तो वापस करते हैं, ले जाओ तो यहाँ का वही तो वापस कर दो, तो वापस किया m रिप्लेस किया, m की वैल्यू 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, हियर 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। देखो यहाँ पे हमने m को रिप्लेस कर दिया। अब इसको सिंपली सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तो हमें f को f मिल जाएगा। तो और एक ही फंक्शन है तो भी इसका उसी फंक्शन के साथ कॉम्पोजिशन हो सकता है, कॉम्पोजिट फंक्शन मिल सकता है, ये हमें क्या करना है। तो ये एलसीएम लेते हैं 1 प्लस एक्स एलसीएम, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 into 1 plus x is equal to 1 plus x minus as it is. Do remember to write bracket, otherwise you will make a mistake of sign plus or minus and your calculation will be wrong. ठीक है, तो ये आपको बराबर ध्यान में रखना है। ओके, तो ये ब्रैकेट करोगे तो प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होगी। तो ये ब्रैकेट मैंने यहाँ पे बताया 1 माइनस x into bracket and out of the bracket there is a sign minus, same as in the denominator. Now both have same LCM. See, we can write it as 1 plus x. Here we can also write it upon 1 plus x. देखो इसको हमें ऐसे ओपनिंग करके इन डिनोमिनेटर ऑफ द न्यूमरेटर, that this means denominator of the denominator. Okay, तो ये मैंने ब्रैकेट करके लिखा है, so that we can understand that this full term 1 plus x is the LCM and it is removed. See, I have removed it and simplified. 1 plus x minus multiplied, so minus 1 minus minus plus x upon 1 plus x plus 1 minus x. ठीक है, तो ये देखो 1 minus 1 कैंसिल हो गया, x plus x 2x मिलता है, यहाँ पे x minus x कैंसिल हो गया, 1 plus 1 2 मिलता है, तो 2x upon 2 2 cancel and remaining term is x. That is our answer of f of x. Is required answer. Okay, so this is the solution of question 5. Very easy and simple, but इसमें आपको नया सीखना क्या मतलब कि एक ही फंक्शन के साथ उसका कॉम्पोजिशन। हेलो स्टूडेंट्स, मुझे ये जानकर बहुत ही खुशी हुई कि आप लोगों ने ये एक्सरसाइज 1.3 के सोल्व करने की कोशिश की है। मुझे एक क्वेश्चन ये 6 भी पूछा गया है कि ये समझ में नहीं आता कैसे सोल्व किया है। मैंने उसका सॉल्यूशन तो भेजा था, बट वो प्रिंटेड था, वो पीडीएफ में आपने देखा होगा। अब इसको मैं समझाता हूँ तो ये कैसे हुआ है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन 6 में दिया गया है f r to r, domain is r, codomain is r, is the sinum function. You know that sinum function. What is the sinum function? If you take a variable x, value of x positive, then always the answer of sinum function is 1. Only 1. No other number. Only 1. Then when x is positive, function's variable is positive. When variable x is 0, then value of sinum function will be 0. It is certain. Okay? And if number x is negative, value of x is negative, less than 0, then always value of sinum function is minus 1. We know that the range of the sinum function is, what is the range of the sinum function? Range of sinum function is equal to always minus 1, 0 and 1. We know this. Okay, only this 3 number is possible as the answer of sinum function. So we can write a range of sinum function is
set having elements -1, 0, and 1. Okay. So this is the given function is sine of function. Now another function g having domain R or domain Z and the integer function. It is written in square bracket, so it is an integer function, right? So we have to take as integer function, and we know that integer. What is the integer function? If x belongs to R, then you have to take region in the interval of 1. So 8 intervals. Suppose I take -1 less than x less than 0. See, -1 and 0 have the interval between -1 and 0. There is an interval of 1. You can see in the number line also. If you see number line, see 0, 1, 2, 3, -1, -2. See, there is a gap of 1, only 1. So I can say that there is an interval of 1. You can take interval of 1 and all the values of x in between these two numbers. If you take the integers value will be -1. Okay. If you take the 0, I can write here less or equal 0 less or equal x less or equal only less than 1. That means the value of x is in between 0 and 1. Then answer of integer function will be 0. Okay. If you take the 1 less or equal x less than 2, see, I have written equal of 1. So answer of integer function will be 1. So this is the integer function. You can take all the intervals of 1 and taking these values, you can find all integers as an answer of function, and that means the set of all integers will be z. So range of the integer function will be z. Okay, remember this one. Now here we have to take the value of f of integer function x. First of all, I will take f of n, where integer function's value is n. That means that this value -1 is the value of m, 0 is for m, 1 is for m, and so on. All the integers are for m. Okay, so this is that. So we can say that m belongs to z. Okay, understand? Right. All m belongs to z because always the answer of integer function is integer, and integer belongs to z. Okay, understood? I hope you can understand it, right? तो ये हुआ, तो सभी इंटीजर्स वैल्यू है, इंटीजर्स का नंबर है जो सेम में आता है, तो यहाँ पे m की वैल्यू इंटीजर हो। अब हमें देखना है कि ये जो फंक्शन f of x है वो तो साइन ऑफ फंक्शन है। तो अभी मैंने समझाया कि साइन ऑफ फंक्शन के लिए अगर पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो उसका आंसर ऑलवेज 1 ही होगा, अगर नेगेटिव नंबर लेते हैं तो उसका आंसर ऑलवेज -1 ही होगा, अगर 0 लेते हैं तो आंसर 0 होगा। तो हमें यहाँ पे m की वैल्यू कंसीडर करनी है। अगर m पॉजिटिव है तो इसका आंसर क्या होगा? 1। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1। देन when m is greater than 0, तो यहाँ पे m की जो भी इंटीजर वैल्यू होगी, जैसे ये मैं ले सकता हूँ, आगे भी ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि 2 less or equal x less than 3, then number of integer function is okay, answer of integer function is 2. So this is positive. अगर ये 2 लेता हूँ तो यहाँ पे आंसर 1 होगा। तो सभी m जो पॉजिटिव इंटीजर आएगा उसके लिए यहाँ पे साइन ऑफ फंक्शन का आंसर 1। अगर m इक्वल टू 0 है तो इसका आंसर होगा 0। ठीक है, अगर m इज नेगेटिव इंटीजर लेस देन 0 देन यहाँ का आंसर होगा -1।
So this is the answer for FOG of x. बट यहाँ पे आपने m लिखा है तो m रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसे इंटीजर फंक्शन x is greater than 0, इंटीजर फंक्शन x is less than 0, इंटीजर फंक्शन x is सॉरी यहाँ पे इक्वल यहाँ पे लेस देन। ठीक है, तो ये साइन ऑफ फंक्शन हमें ऐसे मिलेगा 1 0 -1। तो ये नॉलेज में होनी चाहिए इंटीजर फंक्शन है तो उसका आंसर हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं ये इंटीजर फंक्शन के लिए 1 0 एंड -1 वैल्यूज हमें मिलेगी। तो अब हमें फाइंड करना है 4 एंड 2। तो देखो 4 तो मिल गया, 4 क्या मिला है, ये इंटीजर फंक्शन को मिला है, ये मिला है। तो अब मैं यहाँ पे ये देखता हूँ कि जो वेरिएबल है x, तो x कैसा होता है। अगर इंटीजर फंक्शन की x ग्रेटर देन 0 है तो x कैसा होगा, वो भी ग्रेटर देन 0 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे x कैसा होगा, इक्वल टू 0 ही होगा। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि x ग्रेटर देन 0। यहाँ पे मैं इससे भी लिख सकता हूँ कि x इक्वल टू 0। यहाँ पे इससे भी लिख सकता हूँ x लेस देन 0। ठीक है, तो अब ये जो हमने लिया ये कब मिलता है, इंटीजर फंक्शन ग्रेटर देन 0 तो 1, इंटीजर फंक्शन इक्वल टू 0 तो 0, इंटीजर फंक्शन लेस देन 0 तो -1। अब हमें इसको ऐसे कंसीडर करना है। देखो ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ये हम ले सकते हैं ग्रेटर देन 0। यहाँ पे तो इंटीजर वैल्यू ही आएगी नहीं, यहाँ पे कैसे अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो 0 मिलता है, तो ये हम नहीं लिख सकते यहाँ पे। तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे कि अगर ये m ग्रेटर देन 0 है तो इंटीजर तो है, तो इंटीजर है तो इसका आंसर फर्स्ट इंटीजर कौन सा है, 1 है। ठीक है, तो इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से होगी। आप थोड़ा जोर लगा के सोचिएगा कि ये किसका वैल्यू है, इंटीजर फंक्शन का वैल्यू। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर विल बी 1 ऑलवेज। ठीक है, ग्रेटर देन 0 इंटीजर है, फिर से सोचिए ग्रेटर देन 0 इंटीजर कौन सा है, फर्स्ट इंटीजर कौन सा है, वो 1 है कि नहीं। तो हम इसको मॉडिफाई करेंगे कैसे कि इंटीजर फंक्शन इज ग्रेटर देन 0, then we can write it as integer function greater or equal 1 because it is start with 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं greater than or equal 1 all the positive integers 1 2 3 4 5 6 up to so on infinite। तो वो हम इसको ये जो टर्म है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि एक्चुअली तो 1 से ही स्टार्ट होगा ना, तो हम इसको ऐसे बता सकते हैं, इसको ऐसे लिख कर दे सकते हैं। ठीक है, वी कैन राइट इट एज ग्रेटर इक्वल 1। तो ये फर्स्ट हुआ। अब ये दूसरा वाला इंटीजर 0 है, तो आप x के हिसाब से सोचे तो x 0 होगा तो इंटीजर 0 होगा, तो ऐसे तो एक ही इंटीजर है 0 फिक्स है, तो वो ऐसे दिखाएंगे इंटीजर फंक्शन इक्वल टू 0, नंबर इज 0। तो इसको हम मॉडिफाई करके ऐसा इसको मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही लिख सकते हैं। अब इसको देखें इंटीजर फंक्शन इज लेस देन 0। तो अब जैसे यहाँ पे सोचा था कि फर्स्ट इंटीजर इज 1, ग्रेटर देन 0 है वो। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे देखेंगे कि लेस देन 0 और इंटीजर वो कौन सा नंबर होगा, सोचिए, थिंक इट अबाउट कि number which is less than 0 and integer which is -1। yes, you are right, you think that your thought is right, your logic is very good, right। तो वो नंबर है -1।
तो बाकी का नंबर जो होगा वो उससे कम होगा. It will be less than or equal -1. Okay, then only we can write integer function x is less than 0. So it is less or equal -1. We can write it that integer functions will be less or equal -1. Do remember for integers only. Right? Now move on to next step. So this term is given for integer functions, but we need for it x variable. We have to convert it for variable x. So convert it variable x. तो अगर आप ग्रेटर इक्वल 1 इंटीजर चाहते हैं तो x की वैल्यू कौन सी होनी चाहिए? तो जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि अगर 1 ग्रेटर इक्वल x लेस देन 2 है तो इंटीजर फंक्शन 1 मिलता है. अगर 2 ओके यहाँ पे लिखा है 2 लेस और इक्वल x लेस देन 3 है तो इंटीजर फंक्शन 2 मिलेगा. अगर 3 लेस और इक्वल x लेस देन 4 है तो इंटीजर फंक्शन 3 मिलेगा. ठीक है, तो ऐसे करके सभी x की वैल्यू जो 1 से ज्यादा है मोर देन और इक्वल टू 1 will give us the positive number which is x greater or equal 1. We can write it as x greater or equal 1. अब थोड़ा सा समझने की ट्राई करिए, कोशिश कीजिए. x greater or equal 1 होगा तो ही हमें इंटीजर है वो 1 और greater or equal 1 मिलेगा. x greater or equal 1 होगा तो ही इंटीजर वैल्यू will be greater or equal 1. So हम ये इस इंटीजर फंक्शंस पर से हम ये कंक्लूजन ले सकते हैं कि x की वैल्यू कैसी हो सकती है. तो हम आंसर दे सकते हैं x greater or equal 1 हो सकता है. ठीक है, अब दूसरा सोचते हैं कि इंटीजर फंक्शन का आंसर 0 आता है तो x की वैल्यू कैसी होगी. तो आपको रिवर्स को सोचना है. देखो अभी मैंने यहाँ पे समझाया था कि इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कौन सी मिले, 0 मिले. तो x की वैल्यू कैसी होगी, देखो यहाँ पे समझाया. x की वैल्यू होगी 0 लेस और इक्वल x लेस देन 1. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज ओपन इंटरवल 0 1 ऐसे लिख सकते हैं. तो हमने यहाँ पे इसको अगर इंटीजर फंक्शन वैल्यू 0 देन x बिलोंग्स टू क्लोज ओपन इंटरवल 0 to 1 ऐसे लिखना होगा. ठीक है, ये हमारा कांसेप्ट है. सभी इंटरवल का, वैल्यूज का, सेट का, सभी कांसेप्ट यहाँ पे यूज होता है. तो ये एमसीक्यू के लिए भी काम में आ सकते हैं. अगर आपको एमसीक्यू में पूछा गया है कि इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 है तो x बिलोंग्स टू ब्लैंक एंड ऑप्शन में कोई ऐसे इंटरवल दिए गए, ऑप्शन में ऐसे इंटरवल हो गया तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा इंटरवल उसमें अप्लाई हो सकता है. तो यहाँ पे अगर इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 है, परफेक्टली 0, देन x बिलोंग्स टू क्लोज ओपन इंटरवल 0 to 1. ये हमें समझना होगा. अब देखते हैं x इंटीजर फंक्शन की वैल्यू लेस और इक्वल -1 है, लेस और इक्वल -1. तो -1 तो है और -1 से कम भी है, लेस देन -1 भी है. तो -1 एंड लेस देन -1 इंटीजर कौन से होंगे, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन एक्सेट्रा अप टू इनफाइनाइट वैल्यूज. राइट, तो हमें सोचना है कि -1 कैसे मिलेगा, x की वैल्यू कैसी होगी तो -1 मिलेगा. तो हमने अभी देखा है, देखो यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो आंसर -1 मिलेगा. ठीक है, तो ये देखो x की वैल्यू यहाँ पे कैसी है, -1 सॉरी x की वैल्यू है बिटवीन -1 एंड 0 मींस लेस देन 0. तो इंटीजर की वैल्यू -1 होगी. तो हम यहाँ पे ये अगर इंटीजर्स की वैल्यू लेस और इक्वल -1 है तो x की वैल्यू लेस देन 0 ले सकते हैं. ठीक है, तो ये हमने ले लिया. तो अब ये मिल चुका हमें कौन सा फंक्शन, f(g) of x, f(g) of x मिल चुका. देखो ये हमारा आंसर f(g) of x. ठीक है, तो फर्स्ट मिल गया. अब सेकंड देखते हैं. आपको यहाँ पे पोज कीजिए दूसरा. हाँ,
तो अब हम ये दूसरा फाइंड करेंगे गो, पहले फाइंड करेंगे फो। तो गो फो दीजिए, वो फो के जैसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है, इजी। तो क्या है गो ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें लेनी होगी, ठीक है। हाँ, उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि फो और गो हमें फाइंड करना है। तो पहले हम चेक करते हैं कि अगर RF is a subset of BG, then GOF is possible, right? And other RG is the subset of BF, then form is possible. We know. तो यहाँ पे RF क्या होता है? RF will be, मैंने दिखाया था, क्या दिखाया था? RF is equal to -1 0 1. So -1 0 1 is a subset of BG. What is BG? BG is R, right? BG is R. So ये possible। और अगर यहाँ पे हम देखते हैं RG is equal to range of G will be all the integers, because we know that for integer functions range is always Z. So all the integers which is Z, and subset of domain of F. What is the domain of F? So it is the subset of domain of F, which is R. So ये दोनों ही पॉसिबल है, दोनों ही पॉसिबल है, इसलिए हमने चेक नहीं किया, ये ऐसे ही समझ लिया। ये कैलकुलेशन में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें ओरली चेक कर लेना है, लॉजिकली चेक कर लेना है, और ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जी ऑफ x इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ले सकते हैं, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेंगे। अच्छा देखिए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3 है, अलग अलग है, 1 0 -1, और सभी x के अलग अलग वैल्यूज के हिसाब से ये नंबर आता है, साइनम फंक्शन है इसलिए। तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे x ग्रेटर देन 0, तो हमें यहाँ पे लेनी होगी 1, और एफ ऑफ एक्स में हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 लेंगे, अगर लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो हम लेंगे -1, ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे -1। तो ये एफ ऑफ एक्स की डिफरेंट वैल्यू होने के कारण due to distinct value of f of x, we have to put this value differently and write it as here shown here, right? So g of 1 x greater than 0, g of 0 x equal to 0, g of -1 x less than 0. Now very simply calculation we are going to do. What is this? That g of x is what? Integer function. अगर हम यहाँ पे 1 लिखें तो क्या होगा? Integer function of 1, the integer value of 1 is itself. अगर integer function में कोई भी integer सम अप्लाई करते हैं तो उसका आंसर integer ही होता है, उसमें कोई ज्यादा सोचना नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं तो 1 की वैल्यू क्या होगी? integer 1 ही होगा। तो ये हम यहाँ पे g of 1 लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे तो मैंने अभी लिखा है कि ये इंटीजर फंक्शन में लिखा है, ये सभी तीन g of 1 is equal to 1, इंटीजर g of 0 जैसे, g of -1 जैसे। अब इसका आंसर ऐसे ही होगा जैसे यहाँ पे 1 0 -1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया किसका? गोफ ऑफ एक्स इज दिस फंक्शन। देखो ये कैसा लगता है? अच्छा लगता है, अच्छा तो दिखता है, बट ये इस फंक्शन के जैसा लगता है। आपके सामने ही है, देखो आपके सामने ही है, कौन सा है फंक्शन? यस, इट इज गिवन फंक्शन दिस वन, एंड दिस इज साइनम फंक्शन। दिस वन साइनम। सो इट इज अ साइनम फंक्शन, यू कैन राइट इट एज f of x, right? But do remember that we can only write when the domain of these two functions are equal. Domain of two functions are equal. See here, you have written here GOF. Then domain of GOF is domain of f. We know that always first function GOF
इसका डोमेन लेते हैं तो इसका भी डोमेन इक्वल ही होगा ना, तो हम ये लिख सकते हैं of x is equal to f of x, right? So it is of equal to f. You can write it as, but in the textbook it is given as simply this function. This is the x term, right? You have to remember it. So this is of x. तो ऐसे हमने एग्जांपल सीख सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था समझने, बट आपको जो कॉन्सेप्ट साइन फंक्शन और इंटीजर फंक्शन का क्लियर होगा तो ये इजीली आप समझ पाएंगे, वरना आपको पहले वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है? तो मुझे आशा है, आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस सम वेरी केयरफुली एंड इजीली। अगर नहीं समझ में आया तो आप ये वीडियो बार बार देखें, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, ठीक है? तो दो पॉइंट हो गए आपको, पहले इंटीजर फंक्शन और साइन फंक्शन समझना होगा, उसका डोमेन कोडोमेन और रेंज समझना होगा, फिर उसका कंपोजिट फंक्शन मैंने यहाँ पे बताया वो समझना होगा। अगर ये सब आप बार बार देखेंगे तो आपको एक बात तो समझ में आ जाएगा। ये वीडियो सॉल्यूशन का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये आप बार बार देखें। अच्छा, आप इस YouTube वीडियो है, आप अगर डाउनलोड कर लेंगे तो आप इसे जूम करके भी देख सकते हैं, ठीक है? आप डाउनलोड कर लेते हैं, देखना डायरेक्ट स्ट्रीमिंग नहीं करते, डाउनलोड कर लो फिर देखो, तो आपको अगर वापस देखोगे तो आपके नेट का यूज भी नहीं होगा, ठीक है? जितनी बार देखना चाहो देख सकते हैं, देख सकोगे, पॉज करना चाहो पॉज कर सकोगे। अगर पॉज करके कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो वहाँ से भी आप समझ सकोगे। तो ऐसे करके आप ये सॉल्यूशन क्लियर हो जाए, आपका ये सॉल्यूशन क्लियर हो जाए, ठीक है? तो समझने के बाद ये जो एग्जाम्पल है, सम है, वो 2-3 बार रिपीट है तो अच्छी तरह माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे जो हटके सम होते हैं वो हमें ऐसे प्रिपेयर करने होते हैं, तो आप ऐसा करेंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।